चैनल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित लाल। हम लोग नागपुरी शिष्ट गीत और कविता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख रहे हैं, जिससे एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा तैयारी कैसा चल रहा है। और आपको इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत कुछ जानकारी देके जाएंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन के ऑप्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। आई होप कि आप ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और इसका पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ देख सकते हैं उसको भी। उसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रदेव नामक कवि हमरे के काले जगवायक चाहेला। तो चंद्रदेव सिंह जो कवि हैं वो हमें किस लिए जगाना चाहते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है? जागा जागा कविता से लिया गया है। तो जागा जागा कविता में चंद्रदेव सिंह हमें किस लिए जगाना चाहते हैं? झारखंडी चेतना के लिए जगाना चाहते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड आप लोग ये जानकारी रखिएगा कि चंद्रदेव सिंह का जन्म जो हुआ था वो अगस्त 1939 ईस्वी में उमेडंडा नामक गांव में हुआ था और ये झारखंड दर्पण नामक रचना से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जागा जागा संबंधित कविता कर मूल भाव काहे के। तो इनका मूल भाव जो है वो उलगुलान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाति सेवा मंडल से जुड़ल नागपुरी कवि कर नाम का है। तो जाति सेवा मंडल से जुड़ल जो नागपुरी कवि हमारे बीच आते हैं, जो हमें सिलेबस में पढ़ना है, वो क्षितिज कुमार राय हैं। ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्षितिज कुमार राय। अब यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि क्षितिज कुमार राय का जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो क्या है? तो बिरफाकर याइद में। बिरफाकर याइद में कविता पढ़ना हम लोग को, जो क्षितिज कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। क्षितिज कुमार राय से रिलेटेड और भी जानकारी याद रखिए कि इनका जन्म जो हुआ है वो अप्रैल 1940 में हुआ है और वो नागपुरी के बहुत ही बड़े गायक माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान है बेड़ो, बारीडी बेड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंपर्क विभाग रांची में सेवा देके नागपुरी काव्य कर उपलब्धि के बढ़ायक वाला कवि के है कहे। तो इसका भी आंसर होगा क्षितिज कुमार राय। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। पीछे वाला क्वेश्चन भी जाति सेवा मंडल से जुड़ल नागपुरी कवि और जनसंपर्क विभाग रांची में सेवा देने वाले भी क्षितिज कुमार राय हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नागपुरिया पंचपरगनी नामक किताब संकलन कर रचना कौन कवि द्वारा करल जाएला। तो इसका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए आएगा, भीम महतो। ठीक है। भीम महतो नागपुरी जगत में भीमसेन के नाम से भी जाने जाते हैं, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर कर पेशा से जुड़ल नागपुरी कवि के है के जेकर रचना हमरे नागपुरी में पढ़त थी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? भीम महतो होगा। भीम महतो का जो पेशा था वो डॉक्टरी के रूप में वो जाने जाते थे। ठीक है। और इनका रचना हम लोग नागपुरी में क्या पढ़ते हैं? नागपुरक भाईमन पढ़ते हैं। नागपुरक भाईमन जो है वो हम लोग का सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि धनेन्द्र प्रवाही अनुसार नेमहा यानी कि पवित्र मन से पानी केकर लागन ढारल जाला। तो ये कवि धनेन्द्र प्रवाही का जो कविता हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है? तुलसी और कैक्टस है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तुलसी होगा। तुलसी में हम लोग जो पानी ढारते हैं वो पवित्र मन से ढारते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग और क्या ध्यान में रख सकते हैं कि ये तुलसी और कैक्टस जो कविता है वो छंद मुक्त कविता है। और इसमें धनेन्द्र प्रवाही से रिलेटेड ये जानकारी रखिए कि इनका जो जन्म हुआ था वो चोरिया गांव में हुआ था और इनका जन्म जनवरी 1944 में देखने को मिलता है। इन्हें प्रफुल्ल सम्मान और शारदा सम्मान भी मिल चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तुलसी और कैक्टस कविता अनुसार कैक्टस कहाँ रोपल जाला। तो तुलसी और कैक्टस कविता अनुसार ये होता है कि कैक्टस जो होता है वो दरवाजा के साइड में रोपा जाता है। दरवाजा के साइड में रोपा जाता है। तो क्या होगा? दूरा के अर्रा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन कवि कर रचना में चांदी कर रुपया खोपा में खोसल जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। इसका आंसर ये होगा कि जो हम लोग एक कविता पढ़ते हैं तोर बेतरा में, जो कि गिरधारी राम गंजू के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें चांदी कर
रुपया खोपा में खोसल जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तोर बेतरा में। तोर बेतरा में जो कविता है इसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के बारे में बताया गया है और एक बच्चा और उसकी माँ के बीच का बहुत ही सुंदर रिश्ते को इसमें दिखाया गया है। यहाँ से आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि तोर बेतरा में के जो लेखक हैं गिरधारी राम गंझू, उनको पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। ठीक है। कौन रचना में कवि केस में चरई के लिए चिमट आहे कर बात करेला? तो ये भी अभी हम लोग बात किए कि बहुत सारे ऑर्नामेंट्स का बात किया जा रहा है, तो वो किस में आएगा? तोर बेतरा में आएगा। तोर बेतरा के लेखक कौन है? गिरधारी राम गंझू। उनसे रिलेटेड क्या हम लोग को याद रखना है कि उनको पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। तोर बेतरा में शीर्षक कविता में यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये ककई होगा। ककई कौन काठ से बनल आहे? तो इसका आंसर होगा करम। इसमें ऑप्शन भी एक मिस्टेक है, तो इसका आंसर क्या होगा? करम। करम का काठ से ककई बना हुआ है। ये तोर बेतरा कहानी, तोर बेतरा कविता में देखने को मिलता है। रात दिन मिनट क्षण कर कैर लेख हिसाब प्रस्तुत काव्य कड़ी कर रचनाकार के है के। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि ये लाइन किस कविता से लिया गया है। तो ये लाइन जो है ये लिया गया है नावा फालक नावा गीत कविता से। तो ये नावा फालक नावा गीत कविता के लेखक कौन है? कुमारी बासंती हैं। ठीक है। खोइर मांझ से चल गेले जाड़ जेठ और बरसात के याद करब और केकर से बात प्रस्तुत गीत कड़ी कर संबंध कौन शीर्षक रचना से आहे? तो इसका भी आंसर होगा नावा फालक नावा गीत। ये सब जो लाइन्स है ना ये आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो किसी भी कविता या गीत से 1-2 पंक्ति उठाकर दे देता है और पूछता है कि इसका रिलेशन किस कविता से या किस लेखक से है। तो आप लोग को थोड़ा ध्यान में होना चाहिए ये सब। गांव कर फांज शीर्षक रचना कौन छंद में लिखल जाएला? तो ये होगा आधुनिक छंद। अब ये ध्यान रखिए कि गांव कर फांज के लेखक कौन है? तो गांव कर फांज के लेखक होंगे आपके पांडे रविंद्रनाथ राय। ठीक है। गांव कर फांज के लेखक कौन है? पांडे रविंद्रनाथ राय। और पांडे रविंद्रनाथ राय से रिलेटेड आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये सीएनटी और एसपीटी के बहुत ही बड़े जानकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गांव कर फांज शीर्षक रचना में कौन रस कर प्रधानता है? तो गांव कर फांज शीर्षक रचना में आपको करुण रस कर प्रधानता देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजीज अंसारी अपन रचना में के गुलाम बताए हैं? तो अजीज अंसारी का जो रचना है वो क्या है? मुलुक भारत है। तो भारत है मतलब कि हमारे देश के बारे में बताते हैं। ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि अजीज अंसारी जो अपना रचना लिखते हैं मुलुक भारत, उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करते हैं। तो अगर एग्जाम में कोई 1-2 पंक्ति दे दे और उसमें स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया हो तो उसका हम लोग डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं अजीज अंसारी से, और उनके लिखे हुए रचना जो है उसका नाम है मुलुक भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन नागपुरी काव्य रचना में डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बुद्धिमान बताल जाए है? तो यहाँ देखिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू, अब वही हम लोग डिस्कस किए कि उस कविता में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो राजेंद्र बाबू का जिक्र किस में मिलेगा? मुलुक भारत में। और यह रचना किनका है मुलुक भारत? तो अजीज अंसारी जी का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागपुरी कर कौन कविता में, यहाँ धून हत्या होगा, ये भ्रूण हत्या होगा, भ्रूण हत्या कर बात करल जाए है। तो इसका आंसर होगा जगत जननी। ठीक है। अब जगत जननी का लेखक का नाम बता दीजिए। तो जगत जननी का लेखक का जो नाम है वो क्या है? शकुंतला मिश्र है। ठीक है। शकुंतला मिश्र से रिलेटेड एक जानकारी याद रखिए आप लोग कि इनका जन्म जो था 1 मई 1962 ईस्वी में हुआ था और गांव का नाम जो था वो दुंदुरिया गांव था, और इन्हें भी प्रफुल्ल सम्मान मिल चुका है। ठीक है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा और ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब फैक्ट जल्दी एक जगह मिलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे भी करलक तो के विवश टकराए जा बैन के काली, ये एक लाइन है। अब ये पूछा है कि ये पंक्ति का रचनाकार के है क्या? तो ये पंक्ति का रचनाकार आपके हो जाएंगे शकुंतला मिश्र। ये जो लाइन है ये उठाया गया है जगत जननी कविता से। ठीक है। जगत जननी रचना से ये लाइन उठाया गया है। जगत जननी के लेखक कौन है? तो शकुंतला मिश्र।
ये बताया जा रहा है इस लाइन के माध्यम से कि जो एक औरत के कोख में बच्चा यानी कि लड़की पल रही है, वो अपनी माँ से बोलती है कि आपको जो भी इंसान बेवस कर रहा है मुझे मारने के लिए, आप उससे काली बन के टकरा जाओ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रघुनाथ निरपति कौन राजवंश कर 50वां राजा रहे? तो रघुनाथ निरपति को रघुनाथ शाह भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये नागवंशी राजा थे, नागवंश से रिलेट करते हैं। ये नागवंशी के 50वें राजा थे। इनका जो कार्यकाल है, रचना काल जो देखने को मिलेगा वो आपको 1626 से लेके 68 तक इनका रचना काल देखने को मिलता है। तो ये किससे रिलेट करेंगे? नागवंश से रिलेट करेंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा? नागवंश होगा। और कवि रघुनाथ निरपति से रिलेटेड और कुछ फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिए कि नागपुरी काव्य कर शुरुआत करे वाला कवि के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नागपुरी काव्य का जो शुरुआत है ना, वो इन्हीं के कलम से माना जाता है। और ये कृष्ण भक्ति, बरखा ऋतु, इन सब से रिलेटेड रचनाओं के लिए बहुत ही विख्यात हैं। ठीक है, ये भी आप लोग आंसर कीजिए कि कवि रघुनाथ निरपति का हम लोग को सिलेबस में कौन सा गीत पढ़ना है। तो कवि रघुनाथ निरपति का जो गीत है वो हम लोग को क्या पढ़ना है? पोड़िलो बरखा ऋतु, जो कि बरखा ऋतु से संबंध रखता है। कौन कवि का संबंध दोईसागढ़ नामक राजधानी से आए? तो दोईसागढ़ नामक राजधानी से कौन है? नागवंशी राजधानी है ना ये। तो नागवंशी राजधानी मतलब कि नागवंश से रिलेट कौन करते हैं? रघुनाथ निरपति करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि दोईसागढ़ जो है वो कौन से राजा के द्वारा राजधानी बनाया गया था? दोईसागढ़ जो था वो दुर्जन शाह के द्वारा राजधानी बनाया गया था। दोईसागढ़ कहाँ पे है? दोईसा आपको गुमला में है। और दोईसागढ़ का निर्माण भी नागवंशी राजा दुर्जन शाह नहीं करवाया था। दुर्जन शाह एक्चुअली नागवंश से बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, उनके बारे में बहुत कुछ है। जैसे उनको मुगल शासक बंदी बना लिया था, फिर वो हीरे के बहुत अच्छे पारखी थे, तो उन्हें हीरा परखने के लिए रिवॉर्ड दिया गया और उन्हें फिर छोड़ दिया गया। तो ये सब हम लोग को झारखंड जीके में पढ़ना होता है। तो अभी हम लोग झारखंड जीके नहीं पढ़ रहे, एक्चुअली इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग झारखंड जीके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वो सब चीज। तो हम लोग अभी नागपुरी देख रहे हैं, तो नागपुरी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुटिया कर राम मंदिर बनवाए वाला नागपुरी कवि के है गए? तो चुटिया कर जो राम मंदिर बनवाते हैं वो कौन है? तो वो आपके आ जाएंगे रघुनाथ निरपति। ठीक है, तो हम लोग रघुनाथ निरपति से रिलेटेड 3 क्वेश्चन देखे, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। चुटिया के राम मंदिर से ताल्लुकात किनका है? रघुनाथ निरपति जी का है। लड़का कांड से मिलेक वाला गीत रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाए है? तो लड़का कांड से मिलेक वाला जो गीत रचना है वो आपको बरजूराम पाठक के द्वारा देखने को मिलेगा। अब ये ध्यान रखना है कि लड़का कांड जो है ना वो नागपुरी जगत का पहला खंड काव्य है। ठीक है, जिसके रचनाकार जयगोविंद मिश्र हैं। लड़का कांड आपको कहीं कहीं लंका कांड के रूप में भी देखने को मिलेगा, तो लड़का कांड लंका कांड एक ही है। बरजूराम पाठक से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन याद रखिए। बरजूराम पाठक एक तो पुराना काल मतलब कि प्राचीन काल से रिलेट करते हैं, और ये हनुमान सिंह के समकालीन कवि थे। बोला जाता है कि ये हनुमान सिंह के साथ इनका महीना दिन तक गीत प्रतियोगिता चला था। ठीक है, और बरजूराम पाठक के द्वारा लगभग 18,000 गीत का रचना किया जा चुका है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक और जानकारी याद रखिए कि बरजूराम पाठक जो थे वो हापा मुनि मंदिर के पुजारी थे। और हापा मुनि मंदिर कहाँ है? तो गुमला में है, और ये काली जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, आई होप कि आप लोग उसको नोट डाउन करते जा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन नागपुरी कवि से बरजूराम कर गीत प्रतियोगिता महीना दिन तक चले? तभी हम लोग डिस्कस किए कि इनका जो गीत प्रतियोगिता है वो हनुमान सिंह जी के साथ महीना तक चला। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महंत घासी कर अलावे और काले जानल जायला? तो महंत घासी जो है वो कवि के अलावे राजपुरोहित के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कवि के अलावे वो राजपुरोहित के रूप में भी जाने जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप लोग महंत घासी से रिलेटेड 1-2 फैक्ट और याद रख सकते हैं कि ये जनरली आपको सगुन भक्ति धारा से रिलेटेड लिखते हुए दिखेंगे, और इनको कबीर पंथी काव्य धारा से भी आप
जोड़कर देख सकते हैं, यानी कि कबीरपंथी काव्य धारा में भी इनका रचना देखने को आपको मिलेगा। इनका एक प्रसिद्ध रचना है सुमरहु सत गुरुक नाम, ठीक है, सुमरहु सत गुरुक नाम, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसमें वो निर्गुण काव्य का वर्णन किए हैं, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो सुमरहु सत गुरुक नाम है वो निर्गुण काव्य धारा में देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पापी प्राण छूटे नहीं झटके शीर्षक गीत रचना कौन काव्य धारा से संबंध रखेला। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके, पहले तो ये बताइए कि लिखा हुआ किनका है, ठीक है। तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके जो है वो महंत घासी जी का लिखा हुआ है। तो महंत घासी जी का लिखा हुआ है तो वो कौन से काव्य धारा से रिलेट करते हैं, तो निर्गुण काव्य धारा से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, निर्गुण काव्य धारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फगुआ गीत के घर घर तक पहुंचाए वाला नागपुरी कवि के मानल जाला। तो इसका आंसर जो है वो आपको घासीराम होगा। घासीराम जो है वो मध्यकालीन नागपुरी कवि के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और इनको मध्यकाल का प्रतिनिधित्व करने वाला कवि भी कहा जाता है, मतलब कि ये प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाने जाते हैं मध्यकाल के। इनका जन्म जो था, किनका, घासीराम का जन्म जो है ना वो करकट गांव में हुआ था। तो यहाँ ध्यान, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है किसी एग्जाम में कि घासीराम जी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो करकट गांव याद रखना है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रचना याद रखिए, जैसे फगुआ गीत तो ये गांव गांव तक पहुंचाए ही है, ठीक है। तो इनका एक इंपॉर्टेंट रचना है नागपुरी फाग शतक, ठीक है, नागपुरी फाग शतक, ललना रंजन, दुर्गा सप्तशती, सीता स्वयंवर, और एक और याद रखिए उषाहरण। ये कुछ 4-5 रचना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको नागपुरी फाग शतक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ भी है, ठीक है। तो नागपुरी फाग शतक, घासीराम जी का जन्म स्थान करकट, और इनकी और भी अदर रचना ललना रंजन, दुर्गा सप्तशती, सीता स्वयंवर, और एक और क्या बताया, उषाहरण। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है घासीराम का रचना में दिगंबर शब्द कर इस्तेमाल हुए है। ये दिगंबर शब्द कर अर्थ का है कि, तो दिगंबर किन के लिए यूज हुआ है, वहां पे शंकर, शिव, नीलकंठ, तो ये तीनों ही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा देवल शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंचन यानी कि चुनीराम दुबे और उनकर काव्य के विषय बनाए के पीएचडी शोध प्रबंध लिखे, ठीक है। यहाँ पीएचडी शोध प्रबंध के बारे में पूछ रहा है कि कंचन और उनसे रिलेटेड काव्य को विषय बनाकर कौन से पर्सन पीएचडी शोध लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर होगा सविता केसरी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जनरली आपको सभी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा अच्छे से और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कवि कंचन अपन रचना में कौन ऋतु कर वर्णन करे हैं। तो कवि कंचन अपने रचना में आपको पावस ऋतु के वर्णन करते हुए दिखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये बताइए कि कवि कंचन का जो रचना है वो कौन सा है। तो कवि कंचन का रचना हम लोग जो पढ़ते हैं वो उसका नाम है उमड़ी गगन घन घमंड, ठीक है, उमड़ी गगन घन घमंड। और जब कवि कंचन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक और फैक्ट याद रखिए कि कवि कंचन का जो इंपॉर्टेंट कुछ लिखा हुआ रचना है जैसे सुदामा चरित, वो भी क्या है, खंड काव्य है, ठीक है, सुदामा चरित। और एक और रचना याद रखिए शंकर वंदना, ठीक है, ये दो याद रखिएगा, सुदामा चरित और शंकर वंदना। हरिवंश जगसदन और हरि दर्शन कर नाम से नागपुरी गीत लिखे वाला रचनाकार के है क्या। तो इसका आंसर होगा जगन्निवास नारायण तिवारी, ठीक है। अब ये बताइए कि जगन्निवास नारायण तिवारी जी का हम लोग को कौन सा रचना पढ़ना है, तो वो पढ़ना है अर्जुन कहत विचारी, ठीक है। और जगन्निवास नारायण तिवारी जी से रिलेटेड एक और फैक्ट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ये नागपुरी काव्य जगत में रस तरंगिनी नामक 600 गीत का संकलन प्रकाशित कर चुके हैं, ठीक है। तो रस तरंगिनी नामक किताब है वो किन से रिलेट करता है, जगन्निवास नारायण तिवारी से रिलेट करता है, ये फैक्ट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है अर्जुन कहत बिचारी नामक गीत रचना कौन कवि द्वारा लिखल जाता है। अभी हम लोग देखें जगन्नाथ नारायण तिवारी जी का है। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अर्जुन कहत बिचारी में अर्जुन कितने गांव मांगते हैं समझौता के लिए, मतलब कि युद्ध विराम के लिए वो कितने गांव का जिक्र करते हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि अनुसार कौन साल प्रबल अकाल पड़लक। तो कवि अनुसार जो है वो प्रबल अकाल आपको संवत 65 में देखने को मिलता है। ठीक है, अब संवत 65 जो है वो लिखा हुआ किनका है, तो संवत 65 आपको दिग्पाल राम देवघरिया के द्वारा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि इनके राइटर कौन है, दिग्पाल राम देवघरिया। दिग्पाल राम देवघरिया के बारे में ये जान लीजिए कि वो एक मध्यकालीन कवि थे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट रचना हैं जो खंड काव्य हैं, उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट खंड काव्य हैं दो ठे। एक है नल दमयंती चरित और दूसरा है कोराम्बे उपाख्यान। ठीक है, तो ये दो खंड काव्य आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और मतलब दिमाग में रखिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दो खंड काव्य है नल दमयंती चरित और कोराम्बे उपाख्यान। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एक और याद रखिए कि इनका जो जन्म स्थान है वो सहिजना गांव है। ठीक है, और क्या याद रखिएगा, बस इतना काफी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई दुख कोई भूख पाए पहुंचे जमघो नाथ बासुदेव रक्षा मोहि करे। प्रस्तुत गीत रचना में जम घरे कर का मतलब है। तो जम घरे मतलब कि यमलोक, यमराज का घर, वो जम घरे कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये जो रचना है ये किस गीत से लिया हुआ है। ठीक है, आपका ये काम है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कड़की उठले तरवारी प्रस्तुत गीत रचना कौन साहित्यिक कृति से लेवल जाए है। तो इसमें भी ऑप्शन देखिए मिस्टेक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बट इसका आंसर होगा ठाकुर विश्वनाथ शाही। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही जो नाटक है ना उसमें आपको कड़की उठले तरवारी देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये बताइए कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक जो है वो ओरिजिनली किसके द्वारा लिखा गया था। तो ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक के बारे में ये जानकारी रखिएगा कि इसका जो हिंदी में लिखा हुआ है वो बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया था और उसका नागपुरी में अनुवाद किए थे प्रफुल्ल कुमार राय। ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक 1857 के क्रांति से रिलेट करता है, मतलब कि ठाकुर विश्वनाथ शाही का जो रिलेशन है वो 1857 के क्रांति से है। इसमें एक फैक्ट और याद रखिए कि ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक जो है ना वो पहली बार एनसीडीसी हॉल में आई थिंक 1969 में रंगमंच किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कड़की उठले तरवारी नामक गीत रचना विषय वस्तु कहाँ से ले जाए है। तो अभी हम लोग इतना डिस्कस किए कि 1857 से रिलेट करता है। ये बताइए कड़की उठले तरवारी जो है वो किस रस में गाया हुआ है। तो इसका होगा आंसर बीर रस। ठीक है, ये बीर रस से रिलेट करता है, मतलब कि ये बीर रस में लिखा हुआ है। प्रफुल्ल कुमार राय कर गीत रचना कौन रस में संबंधित है। अभी आंसर हम लोग देख लिए बीर रस। सावन घटा शीर्षक गीत कौन कवि द्वारा लिखल जाए है। तो सावन घटा जो है वो आपको नईमुद्दीन मिर्जाहा जी के द्वारा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ एक दो फैक्ट याद रखिए कि नईमुद्दीन मिर्जाहा जी को नागपुरी जगत के रस खान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस खान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इनके बारे में ऐसे हम लोग को कवि परिचय में पढ़ना है बहुत ही विस्तार से, लेकिन कुछ एक दो छोटा फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है ऋतु वर्णन करे में कौन हमरे बीच बगरा लोकप्रिय आए हैं। तो ये नईमुद्दीन मिर्जाहा जी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंडी चेतना के लेके लाल साहेब हमरे लागिन कौन गीत रचना प्रस्तुत करेला। यहाँ लाल साहेब का मतलब क्या है, तो इनका पूरा नाम है लाल रणविजयनाथ शाहदेव। तो ये आपको आजादी खातिर लिखते हुए देखने को मिलेंगे। हमारे सिलेबस में एक गीत है आजादी खातिर, वो पढ़ने को मिलता है। तो वो किनके द्वारा लिखा गया है, लाल रणविजयनाथ शाहदेव के द्वारा लिखा गया है। और नागपुरी जगत में लाल रणविजयनाथ शाहदेव एक क्रांतिकारी कवि के रूप में विख्यात हैं। ठीक है, मतलब वो क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। और लाल रणविजयनाथ शाहदेव का रिलेशन झारखंड आंदोलन से भी है। वो जयपाल सिंह मुंडा जी के साथ मिलके झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। लाल रणविजयनाथ शाहदेव से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रचना याद रखिएगा, जागी जवानी चमकी बिजुरी।
जो कि बीर रस में देखने को आपको मिलेगा। बीर और श्रृंगार रस का ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है। ई बन प्रांतरे बहुत दिन धुंगियाल भीतरे भीतरे भाई भेल तैयार आजादी खातिरे। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन लिया गया है वो किस गीत से रिलेट करता है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो लाइन है वो किस गीत से लिया गया है। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रस्तुत गीत कड़ी में वन प्रांतरे केकल कहल जाएगा। तो वन प्रांतरे यहाँ झारखंड को कहा गया है, लेकिन आपको आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में, ये जो लाइन है ये कौन से गीत से उठाया गया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि वन प्रांतरे मतलब यहाँ पे झारखंड को बोला गया है। ठीक है, और देखते हैं। चलिए, 41 क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग सभी इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट डाउन किए हों और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप इसका पहला वीडियो नहीं देखे एमसीक्यू का, तो उस वीडियो को भी देखिए, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है और इसी तरीके से उस वीडियो को भी अच्छे से एक्सप्लेन किए हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।